हेलो बच्चों, भाइयों नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो केबीसीसी 04 का वीडियो सॉल्यूशन है। और मैंने आपको क्वेश्चन अपलोड कराया था, कई बच्चों ने उसको ट्राई किया, काफी बच्चे क्वेश्चन से सीख रहे हैं। और हर एक केबीसीसी में कुछ ना कुछ सीखने को है, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, काफी कुछ इसके अंदर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात, जिनने नहीं ट्राई किया और जो अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके इसको ट्राई करें और फिर आप अपने आंसर्स मैच कराएं। मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने आंसर्स किए हैं लेकिन सही आंसर आपके नहीं आए हैं। तो सीख लें जरा कहां आपने मिस्टेक की है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए सीखने पर फोकस करें, है ना। सवाल को देखें, सवाल की भावनाओं को समझें और किस तरीके से एग्जाम में नए टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा। क्योंकि देखो थ्योरी वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट टाइप से की गई है, जो कि आपको एक नए सवाल के लिए तैयार करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन करा रहे हैं हम H2 एंड PDC के साथ, गिव्स एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं। द इंटरमीडिएट देन रिएक्ट विद Br2 इन CCl4 टू प्रोड्यूस 2 कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास 2 ब्यूटाइन दिया गया है, अगर मेरे पास 2 ब्यूटाइन दिया गया है, तो क्या मैं 2 ब्यूटाइन को ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, काफी कुछ सीखने को इसमें, है ना, बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी आपकी, है ना। चलिए देखिए, 2 ब्यूटाइन है और 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन करा रहे हैं H2PDC के साथ। तो मुझे इतना बता दे कोई कि भैया H2PDC जो होता है वो क्या करेगा, वो बनाएगा वो बनाएगा वो बनाएगा सिस अल्कीन। H2PDC क्या बनाएगा, सिस अल्कीन बनाएगा। तो इसका आप रिडक्शन कर देंगे और रिडक्शन कर देंगे तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला बढ़ेगा और ये सिस 2 ब्यूटीन बना लेगा। क्या ये बात सही है? तो यहां तक आप पहुंच गए, ये बीच में एक कंपाउंड बन रहा है जिसको इंटरमीडिएट कंपाउंड कह रहे हैं। द इंटरमीडिएट देन रिएक्ट विद Br2CCl4। अब सिस पर अगर मैं एंटी एडिशन करवा दूं, अगर आपको याद हो Br2CCl4 जो है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन से जाता है और साइक्लिक हेलोनियम आयन बनकर के रिएक्शन होती है और सिस पर एंटी एडिशन आप कराते हो। सिस पर एंटी एडिशन जब आप कराते हो, सिस पर एंटी एडिशन जब आप कराते हो तो यहां बनता है थ्रियो प्रोडक्ट। ठीक है, सिस पर एंटी एडिशन कराते हो तो क्या बनता है, थ्रियो प्रोडक्ट बनता है। सुन लीजिए ध्यान से, थ्रियो प्रोडक्ट बनता है और थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, HBr, BrH, यहां CH3 और यहां CH3 प्लस इसका एक बनेगा एन एंशियोमर, इसका एक बनेगा एन एंशियोमर। थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा तो इसका एक एन एंशियोमर भी बनेगा। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि यहां पर 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक, इन वन ऑफ द आइसोमर द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज x। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक आइसोमर ले लो और उसके टोटल नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले चाहिए ना, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले, और स्टेबल चाहिए, स्टेबल चाहिए और नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले चाहिए। तो आप सोचिए, स्टेबल वाले यानी कि स्टैगर्ड फॉर्म आपको चाहिए और उसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट चाहिए। ये जेई एडवांस में पीवाईक्यूज एक आ चुका है, बस वहां पर एच की जगह इन्होंने सीएल दिया हुआ था, एडवांस में 2015 का सवाल है। ठीक है, तो इसको अपन बना लेते हैं। ये वाली बात तो क्लियर है ना। यहां से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, है ना। इसकी मैं आपको एक बार मैकेनिज्म दिखा देता हूं। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा। ये कुछ इस तरीके से गुजरेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला वाला तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला आपका चलने वाला है। इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो मैं आपको इसकी अलग से मैकेनिज्म दिखा देता हूं कि भाई साहब अगर सिस कंपाउंड दिया हुआ है आपको तो एक्चुअल में यहां क्या होता है, जो मैंने थ्रियो बनाया है वो कैसे बनाया है। अगर आप इस वाली बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब अल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और यहां पर ये पोलैरिटी डेवलप होगी जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH, साइक्लिक हेलोनियम आयन आपको दिखने वाला है, साइक्लिक हेलोनियम आयन आपको दिखने वाला है इस तरीके से। और इस साइक्लिक हेलोनियम आयन को जब आप देखेंगे और जब Br माइनस जो निकलेगा वो अटैक करेगा एंटी साइड से, है ना, मतलब रिंग वाली साइड से अटैक नहीं करेगा, एंटी वाली साइड से अटैक करेगा, खाली जगह यहां पर दिखेगी तो ये टूट जाएगा। तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं कि यहां H बना हुआ है नीचे, इधर Me बना दूं मैं इसको, इधर Br बना दूं मैं इसको, देखो। ठीक है, ये वाला Br यहां जोड़ दिया और यहां मेरे पास कार्बन एक और है, यहां Br इधर आ गया,
ये H इधर आ गया और ये Me इधर आ गया। ठीक है, ये कहानी है। अब ये एक सॉहर्स फॉर्म है। सॉहर्स फॉर्म को अगर आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप वाई वाई बनाते हैं। जैसे वाई वाई कैसे बनाएंगे, डाउन वाले साइड पर अपने को मिथाइल रखना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं इसको, तो मुझको ऐसा दिखेगा, देखना मुझको ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एम इधर लाना चाहता हूं, एच में इधर लाना चाहता हूं और बी आर में इधर लाना चाहता हूं। ठीक, और इसको आप घुमाओगे तो एम ई आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप घुमा दो, एम ई को नीचे ले आओ, एम ई नीचे आएगा तो एच इधर आएगा और बी आर इधर आएगा। ध्यान से देखिए, है ना, एम ई अगर नीचे आएगा तो बी आर इधर और एच इस साइड आएगा, है ना। अब देखिए जो सॉहर्स के डाउन वाले बॉन्ड हैं यहां पर, वो फिशर के वर्टिकल होते हैं। ये एम ई ऐसे कन्वर्ट करते हैं अपन, है ना। इसको मैं बोल रहा हूं फ्रंट और इसको बैक। ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, इसको इस जगह से मैं देख रहा हूं, और फ्रंट वाला कार्बन ये हो गया, बैक वाला कार्बन ये हो गया। अब बी आर लेफ्ट लगा है, एच राइट लगा है, और वहां पर एच लेफ्ट लगा है, बी आर राइट लगा है। इस तरीके से थ्रियो बनता है और इसका एक दूसरा आइसोमर भी बन सकता है। क्लियर है आपको बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप यहां तक पहुंच गए। अब कह रहे हैं कि वन ऑफ द आइसोमर लेना है जिसके टोटल स्टेबल कन्फर्मर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले एक्स हो। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके कन्फर्मर बनाने हैं। तो आप यहां तक तो पहुंच ही गए थे ना, इस जगह पर, है ना, आप इस जगह तक तो पहुंच ही गए थे। अब आप एक काम करो, इसके कन्फर्मर सोच लो, क्योंकि इसका आइसोमर जो 3 आइसोमर है वो ये है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं, इसका। तो अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो मुझको कैसा दिखेगा, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ध्यान से देखिएगा। मुझे दिखेगा डॉट वाला, इस पर एम ई लगा हुआ है, इस तरफ बी आर था और इधर एच था। ठीक है, ऐसा दिख रहा था आपको, देखो इधर से देखोगे तो। और पीछे राउंड वाला कार्बन मान लो एच लेफ्ट है और बी आर राइट साइड है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, एच यहां ऐसा दिखेगा और बी आर यहां ऐसा दिखेगा और एम यहां ऐसा दिखेगा। मैंने इसका एक कन्फर्मर बना लिया। ये स्टेबल कन्फर्मर नहीं है, ये इक्लिप्स कन्फर्मर है। ठीक है, हमें स्टैगर्ड बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 60 डिग्री घुमा देता हूं। मैं एक काम करता हूं, राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझको कैसा दिखेगा, देखो डॉट वाला फिक्स रखना, कोई भी घुमा सकते हो आप, डॉट भी घुमा सकते थे, मैं राउंड घुमा के दिखा रहा हूं। तो डॉट वाले पर ऐसा दिखेगा और राउंड वाले पर जब 60 डिग्री घुमाओगे तो ये एम यहां आ जाएगा, ये एच यहां, सॉरी बी आर यहां आ जाएगा। देखिए जब मैं इसको 60 घुमाऊंगा तो ये इधर और एच इधर, आपको ऐसा दिखेगा। ये एक स्टेबल कन्फर्मर बोला जाएगा। स्टैगर्ड कन्फर्मर आपको सोचना है, तो ये एक स्टैगर्ड कन्फर्मर है। ठीक है, अब बताओ क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, इस बी आर का इस बी आर से तो कट जाएगा डाइपोल, इस एच का नहीं कटेगा और इस एम का नहीं कटेगा, यानी कि एक स्टेबल काउंट हो जाएगा। ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, इसका ओवरऑल म्यू क्या है, नॉन जीरो। अब मैं स्टैगर्ड ही सोचता जाऊंगा, है ना। अब इक्लिप्स नहीं बना रहा, अब इतना तो समझ गए, इक्लिप्स नहीं बनाना है। इक्लिप्स तो पहली बार इसलिए बनाया क्योंकि हमें उसका सोहर्स मिल गया था रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब मैं इसको घुमाऊंगा 120 डिग्री, तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ। ठीक है, तो अगर मैं 120 डिग्री घुमाता हूं इसके बाद तो मुझको ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, डॉट वाले को फिक्स रख रहा हूं, बी आर एच एम ई, और राउंड वाले में एम ई को ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एच यहां आ जाएगा, ठीक, और बी आर यहां आ जाएगा। अब देखिए एम ई का डाइपोल कट जाएगा, लेकिन बी आर का और एच एच का नहीं कटेगा, तो इसका भी नॉन जीरो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो स्टेबल ये हो गया, समझ गए खेल। अब मैं फिर से इसको घुमा रहा हूं, ठीक, एम ई को, एच को और बी आर को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो 120 डिग्री रोटेशन हो चुका है। तो अगर मैं फिर से 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझको ऐसा दिखेगा, डॉट वाला फिक्स रखेंगे, बी आर एच एम ई। ठीक है, राउंड वाले पर मैं एम ई को इधर ले आऊंगा, ठीक, एच को मैं इधर ले आऊंगा और बी आर को मैं इधर ले आऊंगा। अब एच एच का कट जाएगा, बी आर और एम ई का नहीं कटेगा, तो एक नॉन जीरो वाला ये काउंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं फिर से 120 डिग्री घुमाता हूं तो एम ई वापस यहीं आ जाएगा, तो दोबारा से रिपीट हो जाएगा ये, है ना। यानी कि 3 स्टेबल कन्फर्मर मुझे यहां मिल रहे हैं, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। स्टेबल कन्फर्मर के बारे में पूछा था और स्टेबल कन्फर्मर जो है वो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है एक अल्केन है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXHY अंडरगोज डाइक्लोरिनेशन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 कार्बन का अल्केन ले लूं, 3 कार्बन का अल्केन ले लूं तो C3H8 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मुझे 8 मिल चुकी है, अल्केन बोला गया है। अब 3 कार्बन का अल्केन तो भाई साहब सीधा सीधा प्रोपेन ही होगा। अब इसका डाइक्लोरिनेशन करवाने के लिए कह रहे हैं आपसे, है ना, देखो अब कह रहे हैं डाइक्लोरिनेशन करवा रहे हो टू प्रोड्यूस ओनली वन कायरल डाइहेलोजिनेटेड कंपाउंड बी, है ना, कायरल डाइहेलोजिनेटेड कंपाउंड बी कह रहे हैं आपसे। तो मैं इसका डाइक्लोरिनेशन कराऊंगा तो कहां कहां लगा सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं एक ही कार्बन पे 2 Cl लगा दूं, क्या ये कायरल है, नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। मैं अलग अलग कार्बन पे Cl लगा सकता हूं, ये कायरल बन जाएगा, ठीक है, इसको हमें लेना पड़ेगा। अगर मैं 1,3 पर लगा दूं तो ये नहीं ले पाएंगे, अगर मैं 2,2 पे लगा दूं तो ये भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये कोई भी कायरल नहीं है सिवाय सेकंड वाले के। यानी कि कायरल डाइहेलोजिनेटेड आपको ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, सवाल एकदम मस्त है ना, एकदम धुआंधार चल रहा है। डाइहेलोजिनेटेड कंपाउंड कह रहे हैं बी, दिस कंपाउंड बी देन रिएक्टेड विद एक्सेस NaI एसीटोन टू फॉर्म सी। अब देखिए, अब ये जो कह रहे हैं डाइहेलोजिनेटेड, इसका एक्सिस में NaI के साथ कराने के लिए कह रहे हैं आपसे, और एक्सिस में NaI के साथ कराने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल में NaI जो करता है NaI एसीटोन में, ये एक्चुअल में डीहेलोजिनेशन कर देता है ना। ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि भाई Na+ और I- यहां से मान लो Cl निकालता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर Cl निकाल सकता है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, और कोई ऐसा भी सोचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम तक पहुंच जाओगे कि भाई अगर दोनों Cl रिप्लेस कर दो और एक ही कार्बन पे सॉरी अलग अलग कार्बन पे 2 आयोडीन, एडजेसेंट पोजीशन पर डाई हैलाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, तो आपको ये प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करोगे, डीहेलोजिनेशन से समझाना चाहोगे तो भैया ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, आपकी इच्छा है कि चलो सर Na एसीटोन में 2 बार फिंगरस्टीन करा दूंगा, तब भी वहीं पहुंच जाओगे, 2 I आएंगे और I2 निकल करके प्रोपीन आपका बन जाने वाला है। एक्चुअल में बात वैसे डीहेलोजिनेशन होती है यहां पर, है ना। इसका मतलब यह है कि आपका C बन चुका है प्रोपीन, है ना। अब कह रहे हैं अब आंसर बताओ, ठीक है, आपका C क्या बन चुका है, प्रोपीन बन चुका है, ठीक है। यह आपका C हो गया और यह आपका B हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया आंसर बताओ ऑप्शन के हिसाब से। आइए जरा क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ C with benzene in acidic medium gives a compound which on mononitration gives para as a major product। आइए देख लेते हैं, C की रिएक्शन के बारे में कह रहे हैं। C क्या था, प्रोपीन था, और उसकी रिएक्शन करानी है। पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं ना, पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं, मुझे इसकी रिएक्शन करानी है। काफी कुछ चीजें इसमें सीखने को है, जैसे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपकी होने वाली है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये अल्कीन इस H+ पर अटैक करेगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाने वाली है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन का H रिप्लेस कर देगा। और अब इसके बाद भी कुछ कहा गया है कि एक कंपाउंड ऐसा बन रहा है, ठीक है, कंपाउंड विच ऑन मोनोनाइट्रेशन पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है। आइए इसका अगर मैं मोनोनाइट्रेशन कराऊंगा तो मोनोनाइट्रेशन का मतलब है मुझे NO2+ कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होकर मिलता है, HNO3 बेस की तरह काम करता है वहां पर। तो यहां पर देखें जरा, इसके पास एक H है तो ये दिखाएगा +H इफेक्ट, और +H इफेक्ट दिखाएगा तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर यहां लगेगा और पैरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर ऑर्थो भी बनेगा लेकिन माइनर होगा, पैरा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका एकदम करेक्ट है, ए वाला, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ROH यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम H3PO3, ठीक है, फ्रॉम H3PO3 इज X। मेरे ख्याल से H3PO3 यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहां पर। रेड फॉस्फोरस Cl2 हो जाए, X2 हो जाए, या आप यहां पर PCl3 कर लीजिए या PCl5 कर लीजिए, क्योंकि वो रिएजेंट होना चाहिए ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ROH यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम PCl3, ठीक है। तो PCl3 या फिर PCl5, है ना, उससे अपने को बताना है, ठीक है। तो PCl3 आप ले लीजिए यहां पर, है ना। तो यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, H3PO3 तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो PCl3 अगर मैं ले लूंगा तो ROH के साथ आप याद से देख करके बताएं। सेकंड ऑप्शन बी वाला चेक कर रहा हूं कि ROH जब आप लेते हो और इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ होती है तो SN2 रिएक्शन आपको यहां मिला करती है, और यहां पर RCl बनता है और H3PO3 एज अ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वहां पर छोटा सा एक शब्द लिखना रह गया, या तो उसमें लिख लो एज H3PO3 एज अ प्रोडक्ट, जिसमें बनता है वो रिएजेंट आप यूज करो, है ना। तो एक्चुअल में यहां क्या होता है, ROH के 3 मोल यूज होते हैं, ठीक है,
और PClClCl और ये H3PO3 यहां पर दे देता है तो RCl बनता है, यानी कि X की वैल्यू यहां 3 दे रखी है और इसके मोल भी आपके 3 यूज होने वाले हैं। 3 ROH यूज हो रहे हैं, H3PO3 बन रहा है और 3 RCl बन रहे हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। चेक करते हैं अगला। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें क्या पूछा था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ROH यूज पूछा था इन द प्रिपरेशन ऑफ RCl, जिसका बाय प्रोडक्ट H3PO3 या फिर उसको करेक्ट करो तो PCl3 यहां होना चाहिए, तो एक्स बी वाला भी सही है। एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी। द रेट ऑफ रिएक्शन इन एरोमेटिक SNY-6, अब ये कौन सी रिएक्शन है SNY-6, डिपेंड्स ऑन द लिविंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन। आइए जरा देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, सी ऑप्शन चेक कर रहा हूं कि भाई साहब SNY-6 कौन सी बनेगी, कौन सी रिएक्शन बनेगी, ये बनेगी SN, Y की वैल्यू 8 है, यानी कि SN2 बनेगी, कौन सी वाली, एरोमेटिक वाली। और एरोमेटिक SN2 में लिविंग एबिलिटी की बात आपसे कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैं आपके सामने कुछ हेलोजेंस लेकर के समझाऊं, मैंने यहां फ्लोरीन ले लिया, पैरा पर NO2 लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप यहां पर यूज कर सकते हो, मैं NO2 ले रहा हूं। एक बार मैंने यहां Cl लगा दिया, एक बार मैंने यहां Cl लगा दिया, ठीक है, एक बार मैंने यहां Br लगा दिया, ठीक, और एक बार मैंने यहां पर I लगा दिया। अब ये कह रहे हैं क्या ये बात लिविंग एबिलिटी पर डिपेंड करेगी? ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी एक जनरलाइज मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास कोई हेलोजन लगा होता, ठीक है, हेलोजन लगा होता, यहां NO2 लगा है, और मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके क्या करवाना है, ArSN2 कराना है। तो सपोज OH माइनस है, तो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा। इसी तरीके से मैकेनिज्म हो सकती है, जो वीक बॉन्ड होगा वही टूटेगा। ठीक, तो यहां मैं लगा रहा हूं OH और यहां लगा रहा हूं X और यहां लगा हुआ NO2, सही है। NO2 के लगने से ये रिएक्शन होना चालू हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड स्टेप यहां क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के X को निकालता है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है। अब देखिए जरा, पहला स्टेप यहां पर कौन सा है, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ कार्ब एनाइन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन जो हो रहा है वो, और यही रिएक्शन में RDS है। और ध्यान से देखें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनना है, एरोमेटिक से तो स्लो होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलोजन नहीं निकल रहा है, सेकंड स्टेप में निकल रहा है, फास्ट स्टेप में। यानी कि हेलोजन की लिविंग एबिलिटी पे तो रेट डिपेंड नहीं करेगी ना, यानी कि इस एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अब बताइए, ये अगर फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन ज्यादा बढ़ाएगा? बेटा फ्लोरीन ज्यादा बढ़ाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, यानी कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाएंगे, फ्लोरीन बढ़ाएगा। यानी कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन RDS है। इसका मतलब यह है कि हेलोजन अगर फ्लोरीन लगा हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कार्बन आयन बड़ा मस्त स्टेबल हो जाएगा और बहुत बढ़िया स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, लिविंग एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब सी वाला आपका गलत हो गया। डी चेक कर लेते हैं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन ArSeX-1। देखें जरा, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ArSeX-1, ArSeX-1, और x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है यहां पर 3, यानी कि ArSe2, और ArSe2 का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, यानी कि ESR आपको चेक करना है। क्या क्लोरीनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं Cl+ लेकर के आता हूं तो Cl+ लाने पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका स्टेप 1 होता है। मान लो मैंने आपको Cl यहां जोड़ दिया तो यहां प्लस चार्ज आएगा। देखिए, Cl+ का मैंने अटैक कराया, कार्बोकेटाइन बनाया, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हेलोजिनेशन में। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में स्टेप 2 RDS है, इसलिए सल्फोनेशन और आयोडीनेशन वाले में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्यों? KI का मतलब यही है कि अगर आइसोटोप लगाने से रेट चेंज हो जाए तो KI ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मान लो मैं यहां बेंजीन की जगह ड्यूटेरियम लगा देता तो ड्यूटेरियम लगाने से क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चेंज हो जाता? नहीं होता हेलोजिनेशन में, है ना, मतलब क्लोरीनेशन में नहीं होता, आयोडीनेशन में होता है अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करूं। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां नहीं लगने वाला है, और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगने वाला है हेलोजिनेशन में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन ArXeX-1, तो ये भी गलत है। इसका मतलब है कि इस सवाल के अगर मैं आंसर्स की बात करूं तो सवाल के आंसर्स आएंगे A एंड B। तो फाइनल आंसर आपका A एंड B है। ठीक है, फाइनल आंसर आपका A एंड B है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको ये KBCC कैसा लगा।
काफी कुछ रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। जैसे अगर अपन रिएक्शंस की शुरुआत की बात करें, इस बार एक बार ना इसको डिकोड करते हैं सवाल में क्या क्या चीजें। पहली बात, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन आपको कवर हो गया इसमें। साथ ही साथ आपको एडिशन ऑफ हेलोजन वाली रिएक्शन अल्कीन पर वो कवर हो गई, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली। फिर उसके बाद आपका आइसोमर भी कवर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर का बेहतरीन सवाल, जेई एडवांस का पीवाईक्यू का कुछ यहां पर टेस्ट डाला गया था। उसके बाद आपका कवर हो गया, एक तो कन्वर्जन भी कवर हो गया, सॉहर से न्यूमैन, ठीक है, और फिशर वगैरह ये सब। और उसके बाद आपका मोनोहेलोजिनेशन डाइहेलोजिनेशन रिएक्शंस कवर हो गई अल्केन्स की। ठीक, उसके बाद आपका एक ट्विस्ट था एनएआई एसीटोन वाली डीहेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना, या आप फिंकेल्स्टीन के थ्रू चलो तो भी वही बन रहा है। फिर उसके बाद आपकी कवर हो गई बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कवर हो गई, अल्काइलेशन। देन नाइट्रेशन कवर हो गई। देन एल्कोहल वाली जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ आरसीएल वो कवर हो गई। फिर आपकी ArSN2 रिएक्शन कवर हो गई। फिर आपकी ArSE2 रिएक्शन कवर हो गई। कितनी सारी रिएक्शन एक सवाल में कवर हो रही है, कितना बेहतरीन रिवीजन के लिए सवाल है, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और सवाल मैं आपको देता रहूंगा और आप आराम से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और जो बच्चे सच में पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, जो बच्चे सच में पढ़ने वाले हैं वो जरूर इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके कमेंट भी आते हैं कि सर अगला वाला केबीसीसी कब आएगा। ठीक है, तो आप बस अपनी तैयारी करते रहिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। इन सवालों को लगा लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और स्ट्राइक करने लगेंगे आपको, है ना। मेन तो खेल स्ट्राइक करने का ही है ना, कि आपको कोई सवाल दिया, मान लो मैंने, आपको वो स्ट्राइक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और सवाल को नए तरीके से ही फ्रेम किया जा रहा है। ऐसे सवाल आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाले हैं, ना कहीं गूगल पे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल मैं खुद ही बना रहा हूं सोच सोच के कि किस चीज को कहां से ट्विस्ट करूं, कहां डालूं। है वही चीज, कोई अलग अनोखा काम नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत अलग सवाल डाल दिया, सवाल वही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का तरीका होता है ये कि सवालों के माध्यम से आप करो। एक ही सवाल में अगर आप 8-10 चीजें रिवाइज कर पा रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, चलिए, अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए और सवाल करते रहिए। मिलते हैं अगले केबीसीसी में, तब तक के लिए ओके बाय।